हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। आज हम एक्सरसाइज 10.3 करेंगे रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग। मैंने 10.1 पहले करवा दी थी, लेकिन वो कोर्स के अंदर अब नहीं है, तो अपन डायरेक्ट 10.3 एक्सरसाइज ही करेंगे। एग्जाम के व्यू पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अगर आपको 10.3 आती है तो 6 नंबर आपके एग्जाम में निश्चित रूप से कंफर्म आपको मिल जाएंगे। 10.3 करने से पहले अपन को 10.2 एक्सरसाइज जो थी उसका बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, यानी इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट्स कैसे अप्लाई की जाती है। वो छोटा सा पार्ट है, पहले अपन वो देखेंगे, उसके बाद 10.3 स्टार्ट करेंगे। अगर किसी को इंटीग्रेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो ये आई बटन के अंदर मैंने यहां पर इंटीग्रेशन का 9th चैप्टर जो है वो लिंक प्रोवाइड कर दिया, आप यहां से उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो अब अपन पहले एक बार देखते हैं निश्चित समाकलन यानी लिमिट्स वाला जो इंटीग्रेशन है वो कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। जैसे सपोज ये इंटीग्रेशन है और हमको करना है इसका 2x की पावर 3 प्लस का 4। तो मैंने आपको बता रखा है कि इंटीग्रेशन अगर आपको नहीं पता कैसे करना है तो आप 10वीं प्रश्नावली नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए पहले आपको 9th चैप्टर हम अवश्यम भावी रूप से करना पड़ेगा। 9.1 के अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रखे मैंने इंटीग्रेशन के, उसको आपको देखना पड़ेगा। तो 2x क्यूब प्लस 4, साथ में क्या दे रखा है dx, और लिमिट दे दी मुझे, मान लीजिए 2 से 3, कोई भी लिमिट हमको दे सकते हैं। तो इसमें करना क्या होता है, नीचे वाली लिमिट को कहते हैं निम्न सीमा, निम्न सीमा, और ऊपर वाली लिमिट को कहते हैं अपन उच्च सीमा, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। बोलचाल की भाषा में मैं लोअर और अपर ही बात करूंगा। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें कुछ नहीं करना होता है, जो भी टर्म दे रखी हो तो उसका अपन सिंपल इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, देखिए 2 तो एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट है इसलिए x क्यूब का क्या होगा x4 अपॉन 4। ठीक है, प्लस का यहां पर 4 है तो 4 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा और dx का केवल बचेगा x। अब देखिए लिमिट क्या है 2 से 3, तो जहां ब्रैकेट बनाया वहां पे अपन लिख देंगे 2 से 3, यहां भी 2 से 3। करना कुछ नहीं है, एक बार इंटीग्रेशन किया और ब्रैकेट बना देना। जहां जहां भी वेरिएबल दिखता है वहां वेरिएबल, ये बात ध्यान रखना, अगर जहां पर वेरिएबल है वहीं पर ब्रैकेट बनेगा। ब्रैकेट के साथ वो दोनों लिमिट एज इट इज लिख देना, ऊपर ये नीचे ये। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसका फॉर्मूला यही है कि जो भी फंक्शन दे रखा है उसमें पहले ऊपरी सीमा रख दो, अपर लिमिट रख दो, उसके बाद माइनस का निशान लगाएंगे और फिर लोअर लिमिट रखेंगे। कैसे, ये देखते हैं। ये देखो 2 तो पहले हमने लिख दिया, अब लगाई अपर लिमिट। अपर लिमिट यानी जहां भी वेरिएबल है वहां पर हमको ये वाले वैल्यू यानी 3 पुट करना है। तो यहां पर x की पावर कितनी थी 4, तो ये 4 अपॉन में यहां पर 4, या ये कांस्टेंट 4 बाहर ले लेता ताकि एलसीएम का झंझट नहीं रहे। ये इसको इस प्रकार से, अब यहां पर क्या बना 3 की पावर 4, ये हमने यहां पर अपर लिमिट पुट कर दी। फिर लगाना माइनस का निशान, हमेशा ही करना है अपन को, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट नीचे वाली क्या है 2, तो माइनस का क्या हो जाएगा, ये पहले तो 3 की पावर कितनी थी 4, और यहां पर x के प्लेस पे 2 पुट करेंगे, 2 की पावर 4। ये हमने इसको सॉल्व कर दिया। यहां पर हमारे पास क्या है, देखो प्लस का निशान है, प्लस को एज इट इज लिखते हैं। फिर यहां पर 4, अब देखो फिर से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जहां भी वेरिएबल है वहां पे अपर लिमिट पुट करते हैं। तो यहां पर क्या है 3 माइनस लोअर लिमिट कितनी है 2। बस अब देखिए 2 से 4 कट गया 2 टाइम्स, यानी 1/2 आगे आ गया। 3 का ये 4, 3 की पावर 4, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, तो यहां पे आ जाएगा 81 और माइनस 2 की पावर कितनी हो गई 4, ये हो जाएगा 16। अपॉन में क्या दे रखा है बाहर 1/2, और प्लस में देखिए यहां पर 4 और 3 माइनस 2 यानी 1। बस यही आपको समझाना था मुख्य रूप से। अब इसको सॉल्व कर देना, फाइनल आंसर मिल जाएगा। समझने वाली मुद्दे की बात यह है कि अपन इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद जो वेरिएबल आता है, ठीक है, उस वेरिएबल में ये लिमिट ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे इस प्रकार से। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हमको करना आवश्यक है सबसे ज्यादा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी ये जो भी वैल्यू है ये वेरिएबल के प्लेस पे लिख देंगे। यहां पर वेरिएबल क्या है देखिए x,
तो x के प्लेस पे मुझे क्या रखना है 3, अगर इसकी घात 4 है तो 3 की घात 4 लिख दी, फिर माइनस का निशान लगाना है, फिर लोअर लिमिट लगानी है, लोअर लिमिट पुट कर दी, बस पूरे प्रश्न के अंदर ऐसा ही करना है। तो ये डेफिनेट इंटीग्रल यानी निश्चित समाकलन का गुणधर्म यही है सबसे, कि इंटीग्रेशन कर दो सिंपल, फिर लिमिट लगा दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और एक बात, इंटीग्रेशन के अंदर जो प्लस सी लिखते थे अपन, जो भी आंसर आता है उसमें प्लस के सी को लिखते थे, यहां पर ये प्लस सी नहीं लिखना है। अगर निश्चित समाकलन में प्लस का सी लिख दिया तो आंसर गलत माना जाएगा, तो आप इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। तो ये जो अपन ने पढ़ा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था डेफिनेट इंटीग्रल यानी निश्चित समाकलन का। अब हम 10.3 शुरू करेंगे। 10.3 में से एक 6 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आएगा, तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमें कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेंगी पहले। तो प्रॉपर्टी क्या है वो हम देखते हैं। अब हम कुछ गुणधर्म, जिसको अपन इंग्लिश में प्रॉपर्टीज कहते हैं, उन प्रॉपर्टीज का यूज करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहले है कि प्रॉपर्टीज है क्या और इनका प्रयोग क्यों करना है। तो क्या होता है, इंटीग्रेशन जब हम डेफिनेट इंटीग्रल करते हैं, निश्चित समाकलन करते हैं जिसमें लिमिट लगी हुई है, तो उन क्वेश्चन में उनको करने का जो प्रोसीजर है बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि करते जाओ और वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते और प्रॉपर जो उसका आंसर आना चाहिए वो आंसर हमको नहीं मिलता। तो इस प्रकार की असुविधा से बचने के लिए हमको प्रॉपर्टियां पढ़नी पड़ती है, ये जो गुणधर्म दे रखे हैं। और ये गुणधर्म पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन बिना इन क्वेश्चन को करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इन प्रॉपर्टी को बिना समझे, बिना याद किए हुए अपन उन क्वेश्चन तक नहीं पहुंच सकते। मैंने पहले भी कह रखा है, ये जो एक्सरसाइज है ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज को समझने के लिए पहले कुछ 8-9 प्रॉपर्टीज है वो अपन को आनी चाहिए। अगर वो नहीं आती है तो ये एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। और उससे भी पहले 9वां जो चैप्टर है समाकलन का, वो हमको आना चाहिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, वहां से आप उस 9 चैप्टर को देख सकते हैं, या आई बटन के अंदर मैंने पहले आपको मेंशन किया था। तो पहले समाकलन आना चाहिए, उसके बाद ये जो प्रॉपर्टीज मैंने लिखी है इनके बारे में आपको पक्का पता होना चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी कहां लगानी है क्वेश्चंस के अंदर। तो हम प्रॉपर्टीज को देखते हैं। देखिए क्या है, पहली प्रॉपर्टी दे रखी है, अगर लिमिट a से b है और हमको कोई भी फंक्शन दे रखा है, ठीक है ना, तो उसको हम वेरिएबल को अगर चेंज कर दें, x की जगह t लिख दें, तो लिमिट में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये पहली प्रॉपर्टी। कैसे, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए 0 से पाई अगर मेरे को दे रखा है sin x और साथ में दे रखा है dx, तो इस प्रॉपर्टी के अनुसार अगर मैं वेरिएबल चेंज कर दूं, sin x के प्लेस पे sin t लिख दूं, यानी अगर मैं इसको बदल दूं 0 से पाई में sin t साथ में क्या आएगा dt, अगर मैं केवल वेरिएबल में चेंज कर रहा हूं, लिमिट वो की वो है, तो ये एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। ये पहली प्रॉपर्टी बहुत आसान है। दूसरी प्रॉपर्टी हम देखते हैं, क्या दे रखी है दूसरी प्रॉपर्टी हमें, अगर a से b लिमिट है, लिमिट नीचे से शुरू करते हैं, a से b, ऐसा नहीं b से a, लिमिट कैसे बोलते हैं हम कि a से b में फंक्शन fx दे रखा है, तो अगर मैं लिमिट को चेंज कर दूं, a की जगह b और b की जगह है, तो फंक्शन में माइनस आ जाएगा। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे 0 से पाई हमको दे रखा है sin x dx, ठीक है ना। अब इसमें अगर मैं लिमिट को चेंज करता हूं, यानी अगर ऊपर तो लिख देता हूं मैं 0 और नीचे लिख देता हूं पाई, अगर लिमिट को चेंज करेंगे तो फंक्शन में क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। अब फंक्शन भी जैसे माइनस, फंक्शन क्या दे रखा है sin x dx, 0 से पाई था, इसको मैंने क्या लिख दिया, पाई से 0, लिमिट क्या कर दी, इंटरचेंज कर दी, तो यहां पर आगे क्या आ जाएगा, माइनस। तो इसको प्रॉपर्टी 2 में सिंपल इतना ही था कि लिमिट अगर अपर लिमिट को लोअर में और लोअर को अपर के अंदर चेंज करते हैं तो माइनस का निशान हमको लगाना पड़ेगा। तीसरी जो हमारी प्रॉपर्टी है वो देखिए बहुत आसान है। तीसरी प्रॉपर्टी के अंदर a से b अगर fx dx हमको दे रखा है, तो उसको लिमिट को 2 भाग में तोड़ा जा सकता है। किस प्रकार से, देखिए अगर मेरे को प्रश्न दे रखा है 0 से 3 लिमिट दे रखी है और 2x स्क्वायर प्लस 1 और साथ में क्या दे रखा है dx, ये अगर हमको प्रश्न दे रखा है तो क्या करें कि अगर बड़ी लिमिट है तो उसको 2 भाग में बांटा जा सकता है, लेकिन दोनों के कंडीशन के अंदर fx सेम रहेगा। तो इसको कैसे बांट सकते हैं, देखिए अगर मेरे को इसका मिड पॉइंट मिल जाए, ठीक है ना, या लिमिट एक बार 2 लेते हैं, ठीक है, 0 से 2, तो इसका मिड पॉइंट क्या है, 0 और 2 के बीच में क्या आता है 1, तो इस फंक्शन को किस प्रकार तोड़ सकते हैं, 2 बराबर भागों के अंदर। तो एक तो हो जाएगा 0 से 1, फंक्शन ये क्या रहेगा, तो क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 1 और साथ में क्या आएगा dx, 0 से 1 और दूसरी क्या होगी 1 से 2, बस प्लस 1 से
और ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस का 1 और साथ में dx। यानी देखिए समझिए इसको, नंबर लाइन पे कहां से शुरू हुई 1, कहां पे खत्म हो गई 2, इसके बीच में क्या आएगा 1 आएगा। तो लिमिट पहले कहां से कहां तक आई 0 से 1। देखिए 0 से 2 पर हमको निकालना था fx के लिए, तो हमने क्या किया, दो भागों में बांट दिया। 0 से 1 के लिए fx को निकाल दिया और 1 से 2 के लिए fx को निकाल दिया, और फिर दोनों को क्या कर देंगे ऐड। बात वो क्यों है 0 से 2 पूरा करो या 0 से 1 और 1 से 2 दो भाग में बांट के उनको जोड़ दो, सेम चीज आती है। तो ये पहली प्रॉपर्टी, ये दूसरी और ये तीसरी प्रॉपर्टी, ये तीन प्रॉपर्टी हो गई। अब देखते हैं आगे वाली प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 हम देखते हैं। देखिए अगर a से b लिमिट दे रखी है और फंक्शन अपन को fx दे रखा है, fx और साथ में dx, तो इसमें क्या चेंज कर सकते हैं कि ये जो लिमिट्स दे रखी है इन दोनों को ऐड करो a प्लस बी और उसमें से इस x को घटा सकते हैं। यानी अगर जो भी लिमिट दे रखी हो उसमें से हम क्या करेंगे x को रिमूव कर दें और इस प्रकार से लिख दें, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। कैसे होगी वो देखते हैं। जैसे मान लो ये दे रखी है हमको π/2 और ये दे रखी है π/3 और एक फंक्शन दे रखा है हमको fx की जगह हम लिखते हैं यहां पर sin x, ठीक है ना, और साथ में dx। तो क्या होगा, इस फंक्शन को हम लिखेंगे, लिमिट रहेगी यही π/2 से π/3 और यहां पर क्या लिख सकते हैं sin π/2 प्लस π/3 प्लस का क्या होगा x। यानी जो लिमिट हमको यहां पर दे रखी होती है उन लिमिट को हम ऐड करके अगर इस वेरिएबल में से घटा दें यानी सब्ट्रैक्ट कर दें तो वैल्यू सेम रहती है। यानी इस प्रकार एक वेरिएबल को चेंज किया जा सकता है, ठीक है। अगला 5वीं, ये प्रॉपर्टीज क्या है अपन को सिर्फ दिमाग के अंदर रखनी है। जब क्वेश्चन करेंगे तब क्वेश्चन के अंदर जो लिमिट्स होगी, लिमिट को देखकर हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा, पहचान आ जाएगी कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज लेनी है। इन प्रॉपर्टीज का जो यूज है वो मैं आपको क्वेश्चन करते वक्त समझा दूंगा, सिर्फ अभी आपको एक बार आइडिया हो जाए कि प्रॉपर्टीज किस प्रकार की होती है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो अब देखिए अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है, 0 से a, यानी अगर 0 से लगाकर यहां पर कोई टर्म दे रखी है तो उसको से मतलब इसी प्रॉपर्टी को अलग तरीके से बताया। यहां a से b था तो इन दोनों को जोड़ दिया था, यहां 0 से a है तो 0 और a को ऐड करेंगे तो a ही आएगा, तो a में से x को घटाना है। देखिए सेम प्रॉपर्टी है, यहां पर b की वैल्यू 0 पुट कर दी और a को ऊपर लिख दिया, यानी 0 प्लस a और उसको किसमें से, उसमें से क्या घटाना है x। तो सेम प्रॉपर्टी है, बस b की वैल्यू यहां पर 0 कर दी तो a माइनस x। ये होगी 5वीं। छठी प्रॉपर्टी है कि अगर 0 से 2a हमको कोई फंक्शन दे रखा है fx dx, तो उसकी लिमिट को दो भागों में बांट देंगे, 0 से a और 0 से a। पहली बार में फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे और दूसरी बार के अंदर ये जो 2a था इसमें से वेरिएबल को घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बस। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी हो गई, छठी। अब दो प्रॉपर्टीज और रहती है, 7वीं और 8वीं। वो प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है तो उसके अंदर देखते हैं। हालांकि ये प्रॉपर्टीज भी बहुत बार पूछी जाती है, प्रॉपर्टी नंबर 4 और प्रॉपर्टी नंबर 5। ये प्रॉपर्टीज भी बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई होती है, तो ये तो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो 7वीं और 8वीं प्रॉपर्टी है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेजरली जो क्वेश्चन है बड़े बड़े वो इन दोनों और आगे वाली आने वाली दोनों प्रॉपर्टीज के ऊपर बनते हैं। तो उन क्वेश्चंस को उन प्रॉपर्टीज को पहले देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करें। तो 7वीं जो प्रॉपर्टी हमारे सामने है वो दे रखी है -a से a। अगर कोई लिमिट है और उसमें fx dx एक फंक्शन दे रखा है तो पहले हम चेक करेंगे वो फंक्शन सम इवन है या विषम या ऑड है। तो सम फंक्शन और विषम फंक्शन क्या होता है ये देखते हैं। देखिए पहले अपन समझते हैं सम और विषम फलन क्या होते हैं। जैसे अगर एक फंक्शन मेरे को दे रखा है x² प्लस का 2, ये दे रखा है fx। अगर मैं x के प्लेस पे -x पुट करता हूं और फंक्शन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आए, ठीक है, तो वो कहलाता है सम फलन। जैसे अगर मैं x के प्लेस पे -x रख देता हूं यहां पर, तो यहां पर क्या बनेगा, -x का स्क्वायर प्लस का 2। तो -x का स्क्वायर क्या होता है, प्लस का x स्क्वायर, प्लस का x स्क्वायर। यानी ये फलन और ये फलन, x की जगह -x रखने पर भी फलन के मान में अगर परिवर्तन नहीं आता तो वो कहलाता है सम फलन, यानी इवन फंक्शन। और अगर उसके जगह x की जगह -x रख दें और मान में परिवर्तन आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, विषम फलन, यानी ऑड फंक्शन। तो विषम फलन का अपन एक एग्जांपल देखते हैं।
अगर fx इक्वल टू दे रखा है x³ + 3 या x³ + 2, ये विषम फलन हो गया। क्यों? क्योंकि अगर x के प्लेस पे मैं -x को पुट करता हूं, ठीक है ना, तो यहां पर क्या होगा, -x³ + 2 -x³ यानी माइनस की घात अगर 3 है तो माइनस आगे आ जाएगा, तो क्या बनेगा, देखिए ये आ गया -x³ और प्लस का ये यहां पर इस +2 को छोड़ दो, ठीक है। तो यहां पर x³ और जैसे ही x की जगह -x रखा तो आंसर जो है वो किस में मिलेगा हमको, माइनस में। यानी ऐसा लिख सकते हैं कि f - x इक्वल टू माइनस का fx। x³ क्या था, x³ fx की वैल्यू थी, तो यहां पर x³ के प्लेस पे हमने fx पुट कर दिया, यानी f - x जो है वो माइनस के fx के बराबर आएगी, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो ये फलन कैसा है, विषम फलन यानी ऑड फंक्शन। क्लियर हुई बात? तो अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन यानी विषम फलन और सम फलन कहते हैं किसको है। अब इसका यूज कैसे है कि अगर हमको दे रखा है कि लिमिट -a से a तक दे रखी है और कोई फंक्शन दे रखा है, तो पहले अपन चेक करेंगे फंक्शन इवन है या ऑड है, यानी x के जगह -x पुट करके देखेंगे क्वेश्चंस के अंदर। अगर वो इवन फंक्शन आ जाता है यानी सम फलन आ जाता है, तो हम क्या इसमें चेंज कर सकते हैं कि ये फंक्शन इस प्रकार लिखा जा सकता है, लिमिट कहां से हो जाएगी, 0 से a और आगे क्या आ जाएगा 2 और fx dx हम लिख सकते हैं। कब, जब फंक्शन कैसा हो, ये वाला सम फलन, सम या इवन फंक्शन, ठीक है। और इसकी जगह हम डायरेक्ट 0 पुट कर देंगे, कब, जब फलन कैसा दे रखा हो, विषम फलन दे रखा हो यानी ऑड फंक्शन दे रखा हो। तो कभी भी जब हमारे सामने लिमिट आती है -a से a, तो हम दिमाग में आ जानी चाहिए कि हमको प्रॉपर्टी नंबर 7 यूज करनी है। उस प्रॉपर्टी में क्या है कि पहले हम चेक करेंगे फंक्शन कैसा है, इवन है या ऑड है। अगर दोनों में से कोई भी एक फंक्शन अपन को आइडेंटिफाई हो जाए कि भाई इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन है तो ये नीचे वाली लिमिट हटा दी, 0 से a कर दिया, आगे क्या लिख देंगे 2 और fx dx। और अगर फंक्शन ऑड आ गया तो इसका डायरेक्ट आंसर अपन क्या लिख देंगे 0। अपन को कोई माथा बच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। अगर फलन -a से a में दे रखा है तो पहले x की जगह -x पुट करके देखेंगे, अगर वो विषम फलन आता है तो अपन आंसर डायरेक्ट उसका क्या लिख देंगे 0, सीधा आंसर 0 लिख देंगे। यहां पर तो हमको फिर से 2 लगाना है, 0 से a करना है, ऐसा माथापोड़ी करनी पड़ती है। बट अगर हम विषम फलन मिल जाता है तो डायरेक्ट आंसर ही उसका क्या आ जाएगा 0। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको यूज करना। हालांकि आपको प्रॉपर्टी समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती होगी, लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें प्रॉपर्टी बहुत आसानी से आपको पता पड़ जाएगी। तो अगली प्रॉपर्टी और लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। अब प्रॉपर्टी नंबर 8 भी हमारी दे रखी है, 0 से 2a fx dx दे रखा है, तो उसको दो प्रकार से लिख सकते हैं। एक प्रकार से हो जाएगा 0 से a लिख दिया हमने और आगे क्या लिख दिया 2 और फंक्शन एज इट इज आ जाएगा। ये कब लिखेंगे कि जब ये 2a जो दे रखा है इसमें से अगर मैं x को घटा दूं और फंक्शन अनचेंज रहे, तो हम ये वाली प्रॉपर्टी उसके प्लेस पे ये लिख सकते हैं और इसके प्लेस पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 0। कब, जब अगर 2a को मैं से x को घटाता हूं, 2a में से मैं किसको घटाता हूं x, और ये जो अंदर वाला फंक्शन है वो कैसा आ जाए माइनस का fx मिल जाए, तो डायरेक्ट हम आंसर क्या लिख देंगे इसकी जगह 0। तो समझने में थोड़ी सी टिपिकल होगी ये वाली। इस प्रॉपर्टी को जब क्वेश्चन में करेंगे तो बहुत ही आसान से आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी 1 से लगा के 8 तक जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आई होगी। अगर कहीं प्रॉपर्टी समझ में नहीं आ रही तो एक बार वापस देख लीजिएगा इस वीडियो को, और जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई वो वाली प्रॉपर्टी हमने यूज में ली है। एक बात और, जब प्रॉपर्टीज को यूज लेंगे तो साइड में ब्रैकेट बना के हमने लिखेंगे कि हमने ये वाली प्रॉपर्टीज यूज में ली है। बहुत सारी बुक्स या वीडियोस में दूसरे टीचर जो आपको समझाते हैं वो लिख देंगे गुणधर्म 5 से, गुणधर्म 6 से, यानी छठी प्रॉपर्टी से, 5वीं प्रॉपर्टी से, मतलब सिर्फ प्रॉपर्टी का नाम लिखते हैं। अपन को पूरी प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी साइड में, क्योंकि अलग अलग बुक्स के अंदर प्रॉपर्टी अलग अलग दे रखी है। कोई पहले नंबर पे दे रखी है, कोई 5वें पे, कोई 6ठे पे, तो अपन को गुणधर्म का नाम नहीं लिखना है, पूरी प्रॉपर्टी समझानी पड़ेगी। वो कैसे करेंगे मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको समझाऊंगा। वीडियो के अंदर 1 से 10 तक आज क्वेश्चन कंप्लीट करूंगा। अब जो भी वीडियोस आएंगे उसमें 10-10 क्वेश्चंस मैक्सिमम मैं बना के आपके सामने अपलोड करूंगा। अगर आपको वो समझ में आते हैं और वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहता है तो उसको प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा।
थैंक यू। अब इसके क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं पहले 5 से लगा के 10 प्रश्नों तक सॉल्व कर रहा हूं, यानी 5, 6, 7, 8, 9, 10 पहले ये करेंगे। उसके बाद कल जो वीडियो आएगा उस वीडियो के अंदर 1 से लगा के 4 और रिमेनिंग जो क्वेश्चन है यानी बाद वाले 10 से लगा के जो बाद वाले क्वेश्चन है वो हम कल वाले वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। 1 से 4 तक मैंने इसलिए नहीं कराया क्योंकि उसमें मॉड्यूलस फंक्शन और साथ साथ एक वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उन दोनों की प्रॉपर्टीज समझानी है, तो मैंने 5वें से स्टार्ट किया है ताकि आपको इजी इजी जो क्वेश्चन, हालांकि वो पहले से लगा के 4 तक वो भी बहुत इजी प्रश्न है, लेकिन ये सिंपल प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड थे तो पहले मैंने ये करवाए। कल अपन जो है वो 1 से 4 और उसके बाद 11 से लगा के जहां तक प्रश्न होंगे कल उनको सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिएगा और इसके बाद हम 5वां प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो पहले प्रॉपर्टीज आपको मैंने जो लिखवाई वो समझ में आ गई होंगी। इन प्रॉपर्टीज के बाद इनको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है वो क्वेश्चन करते वक्त हम देखेंगे। तो 5वां क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, 5वें से लगा के फिर 10 तक प्रश्नों को करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 से हम स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 से भी कर सकते थे बट मैंने क्वेश्चन नंबर 5 को पहले लिया क्योंकि बहुत इजी प्रश्न है। पहला प्रश्न, दूसरा और तीसरा, इन तीनों के अंदर आपको पहले मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी समझानी पड़ेगी और तीसरे प्रश्न में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो क्या होता है वो अपन बाद में पढ़ेंगे। तो पहले 1 से 10 प्रश्न के अंदर मैंने 5वें से स्टार्ट किया है, उसके बाद अपन जैसे जैसे प्रश्न बढ़ेंगे वैसे वैसे वो करते जाएंगे। सबसे पहले 5वां क्वेश्चन देखिए, -π/4 से π/4 फंक्शन दे रखा है x की पावर 5 cos स्क्वायर x। तो अब हमारे मन में आना चाहिए इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। बहुत सारी 8 प्रॉपर्टीज हमने लिखाई है तो उसमें से वो प्रॉपर्टी देखते हैं -a से लगा के a तक। तो जो हमने 7वीं प्रॉपर्टी लिखी थी उसका यूज करते हैं। 7वीं प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर फंक्शन -a से a दे रखा है, ठीक है, तो पहले हम चेक करते हैं कि फंक्शन सम फलन है या विषम फलन है, इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। अगर सम फलन होगा तो इसको इस प्रकार से लिख देंगे, 0 से a यहां पे हो जाएगा fx और साथ में dx। और अगर विषम फलन है तो उसका आंसर हम क्या लिख देंगे, 0। यानी अगर ऑड फंक्शन दे रखा है हमको तो उसका आंसर डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 0। और सम फलन या इवन फंक्शन है, ठीक है ना, तो उसको इस फंक्शन को इस प्रकार लिख देंगे। तो यहां पर हम चेक करते हैं कि फंक्शन सम है या विषम। तो कभी भी फंक्शन इवन है या ऑड है ये जानने के लिए अपन क्या करते हैं, x के प्लेस पे -x को पुट करते हैं। तो देखो fx यहां पर कितना दे रखा है, x की पावर 5 और यहां पर दे रखा है cos स्क्वायर x। तो x को -x से रिप्लेस कर देते हैं। देखिए यहां पर x को किससे रिप्लेस कर दिया, -x से। तो जहां पर x था वहां पे हमने लिख दिया -x और उसकी पावर कितनी लिख दी, 5 और यहां पर cos स्क्वायर -x। अब देखिए कभी भी माइनस की घात एक ऑड नंबर हो, ऑड यानी विषम संख्या हो, तो माइनस आगे आ जाता है। तो यहां पर माइनस बाहर आ गया और यहां पर क्या बच गया, x की पावर 5 cos स्क्वायर -x। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि cos की अगर थीटा एंगल जो है वो माइनस का है तो कॉस क्या करता है, अगर एंगल में कोण में माइनस हो तो उस माइनस को खा जाता है। समझने के लिए ऐसे बात ध्यान रख लेना, ये माइनस इस कॉस जो है वो इस माइनस को पचा लेगा यानी एब्जॉर्ब कर लेगा, तो आगे माइनस नहीं आएगा। हालांकि 11th क्लास की बात है, यहां पर आप इतना डायरेक्ट इसको समझ लीजिए कि कॉस के एंगल में अगर माइनस हो तो कॉस उस माइनस को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो कॉस स्क्वायर -x, तो ये जो माइनस है ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, यहां पर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर x। तो x की पावर 5 cos स्क्वायर x किसकी वैल्यू है, fx की। तो f माइनस x जो है उसका वैल्यू किसके बराबर आ गई, माइनस के fx के बराबर। ये माइनस का निशान एज इट इज और इसको अपन fx लिख सकते हैं। यानी फंक्शन कैसा हो गया, एक विषम फलन हो गया। यहां पे लिख देंगे फलन विषम है, फंक्शन इज ऑड फंक्शन, गिवन फंक्शन इज ऑड फंक्शन। तो जैसे ही फलन विषम होता है यानी क्या है, ऑड, तो इसके प्लेस पे डायरेक्ट आंसर हम क्या लिख देंगे, 0। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 0। आई बात समझ में। सबसे पहले अपन को देखना है -a से a वाली प्रॉपर्टी। 7 नंबर जो प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई थी, 7 नंबर प्रॉपर्टी थी -a से a fx दे रखा है, तो फंक्शन चेक करना पड़ेगा, सम है या विषम, इवन है या ऑड। तो अगर ऑड फंक्शन आता है विषम फलन तो आंसर डायरेक्ट हमको क्या लिखना है, 0। और अगर
सम फलन होता यानी इवन फंक्शन होता तो हम 0 से a लिखते, यानी यहां पर क्या आता है 0 से π/4 और आगे क्या आ जाता 2। तो इस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन यहां पर ऑड फंक्शन आया, विषम फलन, तो हमने डायरेक्ट आंसर क्या लिख दिया 0। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, जहां पर लिमिट दे रखी है -π से π और फंक्शन दे रखा है sin x cos x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x dx। तो ये वैसी की वैसी प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है, प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कहती है, -a से a अगर फंक्शन हो तो अपन को पहले चेक करना पड़ेगा फलन सम फलन है या विषम फलन है। तो चेक करते हैं, जैसा अपन ने पिछले क्वेश्चन में किया था वो चेक करेंगे, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे यहां पर देखिए, ये fx हमको दे रखा है प्रश्न के अंदर sin x cos x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x, ठीक है। अब x को किससे रिप्लेस करके देखेंगे, -x से। तो यहां पर लिखेंगे, यहां fx ये दे रखा है और x को किससे रिप्लेस किया, -x से। तो ये हुआ sin -x और यहां पे लिखेंगे cos -x अपॉन में 1 प्लस cos स्क्वायर माइनस का x। तो ये 11th क्लास की प्रॉपर्टी, फिर से आप अगर नहीं पता है आपको तो देख लीजिएगा कि अगर साइन के अंदर कोण जो है वो माइनस का आता है, साइन माइनस थीटा जो है, तो साइन इसको पचा नहीं पाता माइनस को, तो माइनस का आगे आ जाता है। तो ये क्या बनेगा, माइनस का साइन थीटा। तो ये क्या बनेगा, माइनस का साइन थीटा। लेकिन अगर कॉस है, कॉस के एंगल में माइनस दे रखा है, तो यहां पे देखिए कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस के अगर एंगल में, कोण में अगर माइनस आता है तो कॉस इस माइनस को एब्जॉर्ब कर लेता है। इतना आप समझ लीजिएगा कि 11th क्लास वापस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर साइन के कोण में माइनस है तो माइनस आगे आ जाएगा, लेकिन कॉस के कोण में अगर माइनस है तो माइनस वो खत्म कर देता है। तो यहां पर देखते हैं, देखिए इस साइन -x का माइनस आगे आ जाएगा, तो ये माइनस आगे आ गया और अंदर क्या रहेगा, केवल साइन x। cos -x, cos माइनस को क्या करता है, पचा लेता है, तो यहां पर केवल cos ही रहेगा, ठीक है। अपॉन के अंदर 1 प्लस यहां पर cos स्क्वायर, फिर से cos आ गया, cos माइनस थीटा क्या हो जाता है, केवल cos थीटा ही रहता है। तो बस यहां पर स्क्वायर था तो स्क्वायर हम साथ में लिख देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये माइनस एक्स्ट्रा है, बाकी टर्म वो के वो बन गई। तो f यहां पर क्या चल रहा है हमारे पास, f माइनस एक्स। अब f माइनस एक्स जो है वो किसके बराबर हो गया, देखिए माइनस का निशान और ये पूरी टर्म, इसको हम क्या लिख सकते हैं, fx। तो अगर fx में x की जगह माइनस x रखने पर हमको माइनस का fx मिलता है, तो फलन कैसा हो गया, विषम फलन। यानी हम ये लिखेंगे कि क्योंकि f माइनस एक्स पर हमको क्या मिल रहा है, माइनस का fx मिल रहा है, अतः फलन कैसा है, अतः फलन विषम है। सो फंक्शन इज ऑड फंक्शन, अतः फलन विषम है। तो ऑड फंक्शन विषम फलन मिल गया, तो हमको पता है कि कभी भी -a से a, यानी ये प्रॉपर्टी साइड के अंदर लिख देंगे कि हमको मालूम है कि -a से a फंक्शन अगर विषम होता है तो उसका आंसर क्या आता है, 0। यहां लिख देंगे फलन जब फलन विषम हो, विषम यानी ऑड हो। When function is odd function then limit -a to a fx dx का आंसर क्या होगा, 0। तो अपन ने सीधा लिख दिया अतः फलन विषम है, इसलिए आंसर क्या आएगा इसका, 0। बस। तो आपको माइनस, ये एक टेक्निक समझ लीजिए, यानी क्वेश्चन आइडेंटिफिकेशन करने, क्वेश्चन पहचान कैसे करना है कि भाई -π से π, -a से दोनों लिमिट कैसी होगी, सेम होगी, यहां पर भी पाई यहां पर भी पाई, लेकिन वो यहां माइनस से प्लस में जाएगी। तो -a से a के अंदर जब भी हमको फंक्शन दे रखा होता है तो प्रॉपर्टी नंबर 7 यूज करनी है। प्रॉपर्टी नंबर 7 में पहले चेक करेंगे फलन सम है या विषम, ये पता पड़ जाए तो फिर अपन क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने छठा क्वेश्चन पूरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमको दे रखा है π/4 से -3π/4 रूट में sin x अपॉन में cos x प्लस sin x, वो भी किसमें, रूट में, और dx दे रखा है। तो यहां पर देखिए -a से a ऐसी भी लिमिट नहीं लगी हुई है, -a से a ऐसी लिमिट नहीं लगी हुई है, ना 0 से a दे रखी है। तो इस प्रकार की जो प्रॉपर्टी दोनों नहीं हो, -a से a
और 0 से a दोनों नहीं है, तो हम हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, a से b वाली। a से b अगर fx dx हमको दे रखा है तो इसको हम लिख सकते हैं f, इन दोनों को ऐड कर देते हैं a प्लस b, और उसमें से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी घटाएंगे। ये जो x होगा वेरिएबल के प्लेस पे हमको a प्लस b को तो ऐड करना है और उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। अब जब भी ये प्रॉपर्टी फोर्थ लगाते हैं, ये गुणधर्म कौन सा है, चौथा, ये गुणधर्म हमारा चौथा है, ठीक है। तो जब भी चौथा गुणधर्म लगाते हैं तब हम क्या करते हैं, दो इक्वेशन बनाएंगे, ये ध्यान रखना। चौथा गुणधर्म जब भी लगाएंगे तो यहां लिखेंगे प्रॉपर्टी कौन सी है, ये 4, प्रॉपर्टी 4। जब भी चौथा गुणधर्म लगाएंगे तो दो इक्वेशन बनेंगी, हमेशा याद रखना। पहली इक्वेशन जो है वो तो प्रश्न वाली बनेगी, दूसरी इक्वेशन कब बनेगी, जब अपन गुणधर्म लगा देंगे। तो अपन लिखते हैं गुणधर्म 4 से, ये मैंने लिखा गुणधर्म 4 से, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसको और इसको दोनों को ऐड करना है और उसको उसमें से x घटाना है। तो अपन पहले देख लेते हैं इनको ऐड करने पर क्या बनेगा। ये तो है माइनस का 3, ये माइनस का 3 पाई बाय 4 और प्लस का है पाई बाय 4, दोनों का लसाअ कितना आएगा 4, 4 का भाग 4 में एक बार, तो इधर आएगा माइनस का 3 पाई और इधर आ जाएगा 4 का डिवीजन 4 में कितनी बार होगा, लिमिट एक बार चेक करते हैं, देखो इसकी यहां माइनस है, इस जगह पे माइनस और यहां पर प्लस, तो ये तो हो गया प्लस और ये हो जाएगा माइनस, तो ये तो हो प्लस और ये माइनस। 4 का भाग 4 में एक बार, एक को पाई से करेंगे तो आएगा पाई, तो 3 पाई में से एक पाई घटाया कितना बचा, 2 पाई बट्टा 4, 2 से 4 घटाया मतलब कट गया तो कितना बचेगा 2, तो आंसर क्या आया पाई बाय 2। तो हमको क्या करना है, a प्लस बी माइनस एक्स इस रूप में लिखना है। तो हम इसको लिखते हैं, देखो यहां पर हमारे पास है i और यहां पर भी रहेगा ये i, लिमिट क्या रहेगी माइनस के पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4, यहां पे बनेगा रूट के अंदर, इन दोनों को ऐड किया तो हमको क्या मिला पाई बाय 2, तो मैंने यहां लिख दिया पाई बाय 2 और माइनस ये जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल हम लिखते हैं, ठीक है ना। अपॉन के अंदर यहां पर देखो कॉस x के प्लेस पे हमको लिखना है पाई बाय 2 माइनस का x प्लस का साइन, यहां पे क्या लिखेंगे पाई बाय 2 माइनस का x। क्लियर है, ये बात समझ में आई। अब एक चीज जो हमने 11th क्लास में पढ़ी थी क्वाड्रेंट वाली, बहुत सारे क्वेश्चंस में हम इसको देखेंगे। जैसे क्वाड्रेंट वाली थी, पहले यहां पर एंगल जो होता है वो होता है 90 माइनस थीटा, यहां पर होता है 90 प्लस थीटा। 90 माइनस थीटा में ऑल पॉजिटिव रहते हैं, सभी कैसे रहेंगे पॉजिटिव। 90 प्लस थीटा में केवल साइन थीटा और कॉसेक थीटा 90 प्लस थीटा कहते हैं और 180 माइनस थीटा भी इसको कहते हैं, यानी दूसरा क्वाड्रेंट। तो दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव आंसर देते हैं, तो ये बात अपन ध्यान रखेंगे। देखो तो टर्म क्या बनेगी, यहां पर हमको लिखना आई इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का पाई बाय 4 और यहां पे आ जाएगा 3 पाई बाय 4। तो साइन पाई बाय 2 मतलब 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा, यहां पे देखिए साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा यानी पहला क्वाड्रेंट, इसमें सभी कैसे रहते हैं, सभी त्रिकोणमितीय पद जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज वो सारे पॉजिटिव रहते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, तो अपन ऊपर यहां पर क्या लिख देंगे कॉस थीटा, ये लिख दिया मैंने कॉस थीटा। अपॉन के अंदर कॉस 90 माइनस थीटा फिर से क्या बनाएगा साइन थीटा, थीटा मतलब यहां पर वेरिएबल x है तो हम लिखेंगे x, यहां पर बनेगा साइन x प्लस का साइन 90 माइनस थीटा फिर से क्या बनेगा कॉस थीटा, ठीक है। थीटा की जगह हमको क्या लिखना है x, ये क्या बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे अपन हर बार, क्वेश्चन के अंदर हर बार हमको ऐड करना पड़ेगा जब भी अपन प्रॉपर्टी 4 या प्रॉपर्टी 5 का यूज करेंगे। जब भी गुणधर्म 4 या 5 का प्रयोग करेंगे तो दोनों समीकरणों को क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा। तो अपन लिखेंगे वी विल ऐड इक्वेशन फर्स्ट विथ इक्वेशन 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो देखिए इधर आई है इधर भी आई, तो आई और आई को ऐड करेंगे तो बनेगा 2i, ये 2i बन गया, ठीक है। देखिए इंटीग्रल का निशान जो है वो दोनों के अंदर कैसा है सेम है, तो
सेम इंटीग्रल का निशान -π/4 से 3π/4। और अब देखो इन दोनों को ऐड करना है, समीकरण 2 और समीकरण 1 को, तो इनके अपॉन में एक ही जैसा नंबर है, √sin x प्लस √cos x, तो दोनों का एलसीएम कैसा आएगा, सेम ही बनेगा। तो सेम एलसीएम लिख देते हैं, रूट का cos x प्लस रूट का sin x। ठीक है, तो दोनों का जब एलसीएम सेम है तो ऊपर ऊपर वाली टर्म साथ में ऐड करके लिख देंगे। तो इधर भी क्या बनेगा, रूट का sin x प्लस रूट का cos x। ठीक है, और साथ में पड़ा रहेगा हमारे dx। तो ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली टर्म एक जैसी थी तो हमने कट कर दी। इधर क्या पड़ा रहा हमारे पास 2i, इधर लिमिट रहेगी माइनस के π/4 से 3π/4, इधर क्या रहेगा dx। dx का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो बनेगा x। तो यहां पर देखिए 2i इंटीग्रेशन किया तो बना x, और ये लिमिट हम ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे, इधर π/4 माइनस का और 3π/4 प्लस का। अब क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दोनों लिमिट्स हमको हटानी पड़ेंगी, बस इतना सा करेंगे और आंसर हमको मिल जाएगा। तो देखिए इधर तो बड़ा है हमारे पास 2i, अब इधर क्या लिखेंगे 3π/4, तो इधर लिखा हमने 3π/4, फिर लगाना है माइनस। फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट लगाई, अब लगाया माइनस, अब यहां पर क्या है माइनस का π/4, तो ब्रैकेट बना के माइनस का π/4, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनाएगा प्लस, तो ये हमने लगा दिया प्लस। बस अब सॉल्व करते हैं, क्या होगा आंसर इसका, देखिए यहां पे आया 2i, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 4, 4 का भाग 4 में एक बार, तो लिखेंगे 1 को 3π से मल्टीप्लाई करके 3π, 4 का भाग 4 में एक बार, 1 को π से करेंगे तो आएगा π, 3π प्लस π कितना होता है 4π अपॉन में 4, इधर आया 2i, 4 से 4 कट गया, तो 2i इक्वल टू हमारे पास क्या बचा पाई, ये 2i इज इक्वल टू पाई, तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी π/2, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो एक बात आप ध्यान रखेंगे, कभी भी प्रॉपर्टी 4 या प्रॉपर्टी 5 लगाते हैं तो उस प्रॉपर्टी के अंदर इक्वेशन में 2 बनती है, दोनों को ऐड करेंगे और ऐड करने पर हमको आंसर मिलेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमको दे रखा है 0 से पाई, ठीक है ना, ये हमको i लिखा हुआ है, 0 से पाई e की पावर cos x अपॉन e की पावर cos x प्लस e की पावर माइनस का cos x। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, जैसे पिछली प्रॉपर्टी थी वो हमने पिछले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 में किया था कि यहां पर a से b में कोई था, तो हमने क्या किया fx dx को किस में कन्वर्ट कर दिया, a से b के अंदर f a प्लस b, ठीक है, और माइनस क्या कर दिया था x। ये प्रॉपर्टी हमने लगाई थी चौथी। तो पांचवी प्रॉपर्टी भी इसी प्रकार की थी, हमने पढ़ी थी कि अगर 0 से a दे रखी है तो यहां पर क्या कर देंगे, 0 से a तो a माइनस x कर देंगे, इस प्रकार कन्वर्ट किया जा सकता है। तो सेम टू सेम चौथी और पांचवी प्रॉपर्टी एक जैसी है, दोनों प्रॉपर्टियों के अंदर फर्क इतना है कि यहां a से b होता है और पांचवी प्रॉपर्टी में 0 से a का प्रयोग करते हैं। प्रोसीजर सेम है, प्रॉपर्टी नंबर 4 और प्रॉपर्टी नंबर 5, इन दोनों प्रॉपर्टीज के अंदर हमें 2 इक्वेशन बनानी है। तो पहली इक्वेशन तो हमको ये मिल गई, दूसरी इक्वेशन क्या करेंगे, गुणधर्म 5 का प्रयोग करने पर गुणधर्म 5 का प्रयोग करेंगे और साइड के अंदर ऐसे ब्रैकेट बना के ये सूत्र लिख देंगे। प्रॉपर्टी लिखना जरूरी है, एग्जाम के अंदर ये जरूरी नहीं है गुणधर्म 5 से, गुणधर्म 5 क्या है वो यहां लिखेंगे, यहां पर लिख देंगे साइड में P5 यानी प्रॉपर्टी नंबर 5, गुणधर्म 5 से यहां पर लिखेंगे गुणधर्म 5 से, ठीक है। तो गुणधर्म 5 क्या कहता है कि जहां भी 0 से a है वहां पर वेरिएबल के प्लेस पे a माइनस x लिखना है। तो हम लिखते हैं यहां पर i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ e की पावर cos, ये लिमिट दे रखी है 0 से पाई, तो यहां पर क्या लिखेंगे a माइनस x, तो a तो है यहां पर पाई और माइनस का क्या होगा x, अपॉन के अंदर e की पावर cos, ये हो जाएगा पाई माइनस x प्लस का e की पावर cos पाई माइनस x, ठीक है। जहां जहां भी x था वहां पे हमको पाई माइनस x यानी a माइनस x लिखना था, तो हमने लिख दिया। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। एक चीज आपको 11th क्लास की ज्यादा ध्यान में रखनी पड़ेगी, उसके बिना क्वेश्चन होंगे नहीं। यहां पर क्या लिखा हुआ है cos पाई माइनस x यानी cos
180 माइनस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये आपको चतुर्थांश याद रखना है। अगर आपको नहीं पता है तो अभी समझ लीजिए, कभी भी एंगल अपन को देखना होता है तो अपन ASTC रूल का प्रयोग करते हैं। ASTC यानी यहां पर ऑल, ए का मतलब क्या होता है ऑल, एस का मतलब होता है या तो होता है साइन थीटा या साइन का उल्टा क्या होगा कॉसेक, टी मतलब टेन थीटा और टेन का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा। ठीक है, यहां सी मतलब कॉस थीटा और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा। ठीक है, ये चार क्वाड्रेंट होते हैं। पहला क्वाड्रेंट होता है 90 माइनस थीटा का। पहला क्वाड्रेंट किसका होता है 90 माइनस थीटा। ये केवल उनके लिए है जिनको 11th क्लास की क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश में कैसे कन्वर्ट करते हैं टर्म्स को, वो नहीं आता, केवल उनके लिए। पहला क्वाड्रेंट जो है वो किसके लिए होता है 90 माइनस थीटा। दूसरा जो क्वाड्रेंट होता है वो होता है 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा। तीसरा जो क्वाड्रेंट होता है वो होता है 180 प्लस थीटा का या 270 माइनस थीटा का। चौथा जो क्वाड्रेंट होता है वो होता है 270 प्लस थीटा का या 360 माइनस थीटा का। ये हमको ध्यान होने चाहिए। अब देखिए यहां पर क्या है पाई माइनस एक्स, पाई का मतलब होता है 180 माइनस थीटा, यानी क्वाड्रेंट कौन सा हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट नंबर सेकंड के अंदर साइन और कॉसेक ये कैसे रहते हैं पॉजिटिव। देखिए यहां पर ऑल पॉजिटिव रहते हैं, यहां पर साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहते हैं, यहां पर टेन कॉट पॉजिटिव रहेंगे और यहां कॉसेक पॉजिटिव रहेंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक के अलावा कोई भी टर्म होगी वो माइनस में कन्वर्ट होगी। यहां पर क्या दे रखा है कॉस, तो कॉस पाई को लिख सकते हैं 180, कॉस 180 माइनस थीटा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस के कॉस थीटा में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा माइनस के, क्यों क्योंकि 180 माइनस थीटा क्वाड्रेंट नंबर सेकंड होता है और 180 माइनस थीटा कोई भी हो तो कॉस में ही रहेगा। तो यहां पर हम क्या लिखते हैं, देखिए ये 11th क्लास की आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, ये क्वाड्रेंट में कैसे करते हैं मैंने यहाँ शॉर्टली बता दिया है, लेकिन अगर डिटेल में पढ़ना हो तो उसको 11th क्लास की बुक ओपन कीजिएगा और उसमें इसको ढंग से समझ लीजिए, वरना ये प्रश्न समझ में नहीं आएंगे आपको। तो यहां पर हम पुट करते हैं, देखिए ये क्या बनेगा e की पावर कॉस, यहां पर बनेगा माइनस का थीटा, तो यहां लग गया माइनस और थीटा क्या दे रखा है एक्स, अपॉन में सेम टू सेम चीज बनेगी e की पावर माइनस का कॉस एक्स प्लस का इस जगह पे भी e की पावर, देखिए ऑलरेडी माइनस है पहले से, यहां माइनस लिखना मैं भूल गया था, ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस किस में हो जाएगा प्लस में कॉस एक्स और साथ में क्या आ जाएगा dx। ये हो गई समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो समीकरण 1 हमारे पास ये है, समीकरण 2 ये है, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। मैंने बताया था प्रॉपर्टी 4 या प्रॉपर्टी 5 दोनों में से किसी का भी यूज करेंगे, दो समीकरण बनाएंगे और दोनों समीकरणों को ऐड करेंगे। तो बस ऐड कर देते हैं, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को ऐड करते हैं। तो देखिए दोनों के अपॉन वाला नंबर सेम है, e की पावर cos x, ये यहां पे देखो e की पावर cos x और यहां पर e की पावर माइनस cos x है, तो दोनों का हर यानी डिनोमिनेटर सेम है तो उनका लसअप भी सेम आएगा, एलसीएम कैसा आएगा सेम आएगा। तो लिखेंगे e की पावर cos x प्लस का e की पावर माइनस का cos x। यहां पर देखिए i है, ये i है और यहां पर भी i, तो समीकरण 2 और समीकरण 1 इक्वेशन 1 और 2 दोनों को जब ऐड करेंगे तो i प्लस i कितना हो जाएगा 2i, ये हमने लिख दिया 2i। दोनों का एलसीएम इसका और इसका सेम था तो कॉमन लिख दिया, बाकी ऊपर वाली चीजों को ऐड कर देते हैं सिंपल। यहां पर क्या लिखेंगे e की पावर cos x प्लस e की पावर माइनस का cos x। ठीक है, और साथ में क्या पड़ा है dx, इंटीग्रल कॉमन है क्योंकि यहां पर भी सेम इंटीग्रल, यहां पर भी सेम इंटीग्रल 0 से पाई वाला, तो बस देखो 0 और यहां पर क्या आ गया पाई, तो नीचे और ऊपर दोनों जगह टर्म्स कैसी है सेम टर्म है तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा dx। तो इधर चल रहा है 2i, यहां पे आएगा 0 से पाई और यहां पर क्या बना dx, dx का इंटीग्रल क्या होगा x होगा, तो यहां पे लिखेंगे 2i इज इक्वल्स टू ये केवल x बनेगा और 0 से पाई लिमिट हम पुट कर देते हैं। तो देखो
2i इज इक्वल टू पाई, लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है पाई, तो वेरिएबल यानी x के प्लेस पे पाई पुट करेंगे, तो यहां तो आएगा पाई माइनस x के प्लेस पे 0, तो 0 की कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो 2i इक्वल टू क्या हो गया पाई, तो यहां से i की वैल्यू निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा पाई बट्टा 2, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। 2 जो मल्टीप्लाई यानी गुणे के अंदर था अपॉन में भेज दिया भाग के अंदर, तो i इक्वल टू क्या आ गया पाई बाई 2, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि कभी भी लिमिट 0 से कोई a दे रखी हो तो उन दोनों को ऐड कर देंगे, तो 0 ऐड करने की आवश्यकता नहीं, तो a माइनस एक्स करते हैं, यानी जहां भी वेरिएबल होता है उस वेरिएबल को इस वाली टर्म से घटाते हैं, तो पाई माइनस एक्स किया, यहां पर भी यहां पर भी यहां पर भी, फिर इक्वेशन नंबर 2 बनी, तो समीकरण 1 और 2 को ऐड करेंगे, 2 को ऐड किया तो जो टर्म होती है वो लगभग क्वेश्चंस में वो कट जाती है, केवल dx ही बचता है। तो गुणधर्म 4 और गुणधर्म 5 इनको करते वक्त ये बात ध्यान रखना कि 2 इक्वेशनें बनेंगी और दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, उसके बाद हमको हमारा रिजल्ट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सेम टू सेम वैसा 0 से a, तो 0 से a के अंदर हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जब हमको पता है कि 0 से a अगर fx dx दे रखा हो तो उसमें क्या प्रॉपर्टी यूज करते हैं हम, इसको 0 से a ही रखते हैं और ये जो a होता है इसमें से x को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो a माइनस क्या होगा x और यहाँ पे आ जाएगा dx। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 की एक और पहचान क्या है, मतलब इसमें क्या करना है हमको प्रोसीजर कि जो पहली क्वेश्चन होता है उसको इक्वेशन 1 बना देते हैं और इस गुणधर्म का प्रयोग करेंगे, इस गुणधर्म का प्रयोग करने पर हमें दूसरी इक्वेशन बनेगी, फिर दोनों को क्या करना है ऐड करना है। तो बस देखते हैं, देखिए यहां क्या लिखेंगे, गुणधर्म 5 से, ठीक है, फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है उसका यूज करते हैं, तो यहां पे हमको दे रखा i, तो इसको भी i ही लिखेंगे, 0 से पाई बाय 2। अब देखो x के प्लेस पे हमको a माइनस एक्स लिखना है, तो यहां पे हम लिखेंगे साइन 2 तो बाहर रहेगा, अब x के प्लेस पे लिखना है, देखो x के प्लेस पे क्या लिखना है a माइनस एक्स, यहां पर a क्या है पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 माइनस का x और साथ में हमको दे रखा है लॉग 10 x के प्लेस पे, देखो पाई बाय 2 माइनस का x और इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे dx के अंदर, ठीक है। तो अब देखो इस 2 को अंदर भेजते हैं, तो एक ये यहां से हटके यहां चला जाएगा और यहां पे आ जाएगा, तो 2 से 2 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा पाई माइनस 2x। तो इसको लिखते हैं, देखो i इज इक्वल टू साइन 0 से पाई बाय 2 साइन ऑफ, यहां पे आएगा पाई माइनस 2x, ठीक है, और ये क्या बनेगा लॉग 10, इसको एज इट इज लिखा, दोनों को साथ में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, और यहां पर बन गया dx। अब देखो फिर से उसी का यूज करते हैं, क्वाड्रेंट का चतुर्थांश जो को 11th में हमने पढ़ रखा है और भी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था। अगर आप लोगों को ये आता है तो बढ़िया है, वरना आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको अलग से इसका भी वीडियो बता दूंगा या आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा कौन सा किसके अंदर चेंज होता है। तो जैसे क्वाड्रेंट बनाते हैं अपन चारों चतुर्थांश, यहां पर पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट आता है, ये है 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, यहां पर होता है 90 माइनस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव रहते हैं, ऑल कैसे रहते हैं पॉजिटिव, और सेकंड के अंदर केवल साइन और कॉसेक ये दोनों ही पॉजिटिव रहते हैं। तो यहां पर देखिए क्या लिखा है पाई माइनस 2x, पाई मतलब क्या होता है 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा में साइन पॉजिटिव रहेगा और साइन साइन में ही कन्वर्ट होगा, तो ऐसे बनता है, देखो साइन पाई माइनस थीटा जो होता है वो बनता है साइन का थीटा। तो अब ये वाली जो टर्म है वो तो एज इट इज रहेगी, तो क्या बनेगी देखो 0 से पाई बाय 2, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही रहेगा, साइन थीटा की वैल्यू क्या है यहां पर 2x, तो ये साइन 2x ही रहेगा। और ये वाली टर्म tan पाई बाय 2 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, इसमें ऑल कैसे होते हैं पॉजिटिव, लेकिन 90 माइनस थीटा में tan किस में बदलेगा, tan बदलेगा कॉट में, तो tan पाई बाय 2 माइनस थीटा जो है वो बदलेगा किस में कॉट थीटा के अंदर, लेकिन रहेगा किस में पॉजिटिव। तो यहां पर क्या बना देखो लॉग tan पाई बाय 2 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो इसको लिख देंगे लॉग कॉट थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है यहां पर x,
और साथ में क्या चल रहा है हमारे dx। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2, दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों को जोड़ते हैं। ठीक है, तो इस जगह पे लिखता हूं इसको, दोनों को ऐड करेंगे और फिर जो प्रॉपर्टीज लगानी, प्रॉपर्टी तो लगा दी, डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमको इसका करना पड़ेगा। तो देखिए लिखते हैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं, तो देखिए यहां i और i ऐड होकर क्या बनेगा 2i, ये बन गया 2i। इंटीग्रल सेम है दोनों का, तो 0 से π/2 लिख देते हैं, 0 से π/2। अब देखिए इस पूरी टर्म के अंदर ये वाली और इस वाली टर्म में sin 2x जो है वो कॉमन आ रहा है, दोनों को जोड़ेंगे लेकिन दोनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है sin 2x। तो ये मैं sin 2x को कॉमन ले लेता हूं, अंदर क्या टर्म बची log 10x, तो यहां पे तो लिखूंगा मैं log 10x और ऐड करना था तो प्लस का निशान, इधर क्या बनेगी log cot x, तो इसको लिखते हैं log cot x। ठीक है, और साथ में क्या बनेगा dx। अब log की टर्म log m प्लस log n, ये भी 11th क्लास की प्रॉपर्टी है। देखिए आपको 11th क्लास बहुत अच्छे से पढ़ी होनी चाहिए, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, जो टॉपिक मैं कहता हूं वो टॉपिक आप थोड़ा समझ लीजिएगा। अगर log m प्लस log n हमको दिया हुआ है तो log m प्लस log n को क्या लिख सकते हैं, कॉमन तो log आ जाएगा और अंदर वाली जो दोनों चीजें ये गुणे के अंदर आ जाएगी log mn। तो यहां पे लिखते हैं देखो 2i इज इक्वल टू क्या होगा 0 to π/2, sin 2x बाहर एज इट इज रहेगा। ठीक है, और यहां पर क्या बनेगा दूसरा log mn यानी अंदर वाली चीजों को गुणा करना है, तो अंदर क्या क्या है 10x और cot x, तो यहां लिख देंगे log 10x और साथ में क्या आता है cot x। ठीक है, और यहां पर क्या बनेगा dx। तो बस सिंपल हो गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन किस प्रकार रिड्यूस होगा वो देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर यहां लेफ्ट साइड में तो हमारे पास है 2i और राइट साइड के अंदर 0 से π/2, लिमिट क्या लगाई हमने 0 से π/2, sin 2x तो एज इट इज रहेगा, sin 2x एज इट इज, log भी एज इट इज रहेगा, log भी हमारा एज इट इज, लेकिन साथ में क्या है 10x इंटू कॉट एक्स। 10x इंटू कॉट एक्स क्या होता है 10th क्लास का ये फॉर्मूला है, 10x इंटू कॉट एक्स की वैल्यू होती है 1, यानी 10 और कॉट को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आता है 1। कैसे होता है ये देखिए 10 को क्या लिख सकते हैं sin x बट्टा cos x, ये लिखते हैं 10 को, और कॉट को क्या लिखते हैं cos x अपॉन sin x, तो cos से cos कट गया, sin से sin कट गया, आंसर कितना आता है 1। तो tan और cot कभी भी, ये बात ध्यान रखना, tan और cot कभी भी मल्टीप्लाई में हो, tan cot, तो आंसर कितना आता है 1। यहां तक समझ में आया? तो यहां पर हम क्या लिख देंगे log 1 और साथ में क्या आ जाएगा dx। तो यहां से देखिए 2i, log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो यहां लिख देंगे 0 से π/2 0 sin 2x इंटू क्या लिख देंगे 0 और साथ में dx। तो किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरी टर्म क्या बन जाती है 0, तो 2i इक्वल टू क्या बन गया 0, तो i इक्वल टू क्या बनेगा 0 अपॉन 2, आंसर क्या आएगा 0। इसका फाइनल आंसर ये है। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के व्यू पॉइंट से, नम्मा प्रश्न जो हमने किया वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पहली तो प्रॉपर्टी नंबर 5 यूज आएगी, प्रॉपर्टी नंबर 5 यूज आने के बाद दोनों में से sin 2x को कॉमन लेने के बाद ये वाली टर्म 10x cot x, ये क्या बनता है 1। ये जो बच्चे 11th और 10 ढंग से पढ़ते हैं उनको तो पता है कि इसकी वैल्यू 1 होती है, जो नहीं पढ़ते उनके लिए ये चीज समझने नहीं आती। तो यहां से आने के बाद इसकी वैल्यू 1 पुट कर दी, log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, ये पुट करेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आता है आपको तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हम स्टार्ट करते हैं। देखिए -1 से 1 log अंदर ये 2 - x अपॉन 2 + x दे रखा है, तो -1 से 1 अब कौन सी प्रॉपर्टी यूज आएगी, तो -a से a, अभी अपन ने देखा था -a से a अगर fx dx दे रखा हो तो अपन चेक करते हैं कि फंक्शन सम फलन है या विषम फलन है। तो यहां पर चेक करते हैं, देखिए यहां fx क्या दिया हुआ है, fx दे रखा है अपन को log का 2 - x अपॉन 2 + x, ये दे रखा है fx। अब हम क्या करते हैं x के प्लेस पे -x को पुट करते हैं,
तो log ये क्या बन जाएगा 2 माइनस एक्स, माइनस के प्लेस पे सॉरी एक्स के प्लेस पे माइनस एक्स पुट करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, और यहां पर माइनस पुट करेंगे तो माइनस आगे आ जाएगा, तो 2 माइनस एक्स बन जाएगा। देखिए अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ये क्या लिखते हैं लॉग, वही प्रॉपर्टी जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताई थी कि लॉग m अपॉन n है, तो इसको क्या लिख सकते हैं लॉग m माइनस लॉग n। पिछले क्वेश्चन में तो मल्टीप्लाई में थी, लॉग mn किस में थे मल्टीप्लाई में, तो उसको प्लस में लिखते थे, यहां अपॉन में है तो उसको माइनस के अंदर लिख देंगे, तो क्या होगा लॉग m माइनस लॉग n, तो ये तो हो गया लॉग m, तो ये लिख दिया लॉग m माइनस लॉग n, n क्या होता है ये वाला नीचे वाला, ये लॉग की प्रॉपर्टीज 11वीं क्लास के अंदर अपन ने पढ़ी हैं, अगर नहीं पता हो तो उसको पढ़ लीजिएगा, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। लॉग m अपॉन n होता है तो उसको लिखते हैं लॉग m माइनस लॉग n। अब देखिए इसमें क्या करता हूं मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूं, इन दोनों टर्म में से मैंने कॉमन किसको ले लिया माइनस को, तो अंदर क्या होगा ये वाली जो टर्म है ये तो बन जाएगी प्लस की, तो इसको लिख देंगे देखो लॉग 2 माइनस एक्स, ये तो बन गया प्लस का, और ये जो टर्म है माइनस कॉमन लेने के बाद किसकी हो जाएगी माइनस की, तो ये हो गई लॉग 2 प्लस एक्स। अब इसको वापस वही फॉर्मूला log m माइनस n, ये जो किया था उसका उल्टा, यानी क्या हो log m माइनस log अगर n दे रखा हो तो इसको लिख सकते हैं log m अपॉन n। ये प्रॉपर्टी आपको सारी याद रहनी चाहिए, 11th क्लास अगर नहीं पढ़ रखी है तो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ आने वाली है इस एक्सरसाइज पर्टिकुलर में, तो जो मैं बताता हूं वो याद रख लीजिए। log m माइनस log n है उसको क्या लिख सकते हैं log m अपॉन n, तो यहां पे देखिए log m माइनस लॉग n, तो इसको लिख देंगे log m अपॉन n, तो माइनस का निशान तो एज इट इज, इसको लिख देंगे log m अपॉन n। m क्या है ये वाला 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स, ठीक है। यहां पर क्या चल रहा है इस साइड में f माइनस एक्स, तो f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का ये वाले टर्म, तो इस टर्म को क्या लिख सकते हैं हम, देखिए log 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स, 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स को क्या लिख दिया fx, तो यहां पर हम लिख देंगे क्या f माइनस एक्स, ये वाला जो है ये किसके बराबर आएगा माइनस एफ एक्स के, ठीक है। f माइनस एक्स आएगा बराबर किसके माइनस के एफ एक्स के, यानी गुणधर्म कौन सा प्रयोग में आया 7वां, ये फलन कैसा हो गया विषम फलन, तो एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे सीधी 0, क्योंकि यह फलन विषम है। दिस फंक्शन इज ऑड फंक्शन, तो एफ एक्स के प्लेस पे यानी x के प्लेस पे माइनस एक्स पुट करने पर अगर माइनस का एफ एक्स मिल जाता है तो हम क्या लिखेंगे फलन एक विषम फलन है, तो बस यहां पर लिख देते हैं गुणधर्म P7, गुणधर्म 7वें का प्रयोग किया था, तो बस इसके प्लेस पे एक ही चीज लिखनी है अपन को, क्या लिखेंगे चूंकि f माइनस एक्स जो है वो किसके बराबर आया माइनस के एफ एक्स के बराबर, अतः फलन एक विषम फलन है, अतः फलन विषम है। फंक्शन इज ऑड, तो ऑड फंक्शन का जो आंसर आता है वो सीधा सीधा कितना हो जाता है 0, तो इसका भी आंसर कितना होगा 0। तो पहले हमको ये चेक, लिमिट क्या थी माइनस a से a, यहां पर a के प्लेस पे अपन को क्या दे रखी थी इस क्वेश्चन के अंदर -1 से 1, तो यानी माइनस a से a, तो पहले अपन चेक करते हैं फंक्शन विषम फलन है या सम फलन है, ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। अगर ऑड फंक्शन या विषम फलन आता है तो अपन डायरेक्ट क्या पुट कर देंगे 0 पुट कर देंगे, बस आंसर इसका क्या आ जाएगा 0। विषम फलन कैसे पुट कर चेक करते हैं, ऑड फंक्शन है या नहीं, x के प्लेस पे माइनस एक्स पुट करके देखते हैं, अगर वो करने पर ये मिलता है अपन को f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का एफ एक्स मिलता है, तो अपन कह देंगे फंक्शन कैसा है विषम फलन है यानी ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन पता पड़ गया तो यहां पर क्या हो जाएगा 0 आंसर आ जाएगा बस।